हेलो एवरीवन। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इनके बारे में बात कर लिए थे। इसके पहले हमने जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है उस पर बात कर लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय क्या है। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि विश्व के लेवल पर जो संस्थाएं हैं वो क्या कार्य कर रही हैं। विश्व के लेवल पर जो लोग हैं वो कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी बातें सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, या कैसे लोग जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2018 में जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो इतनी बातें हुई हैं आज तक पर्यावरण को लेकर के, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो 2018 अभी जो 2018 वर्ष बीता है उसमें इतनी ज़्यादा बात होने के बावजूद कि वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी जो है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं विश्व के लेवल पर, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें जो है रोक नहीं लग पाई है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन है जो है वो होता ही जा रहा है। 2018 में ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा कि इतनी बातें होने के बावजूद भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी जो है उतनी अच्छी नहीं देखी जा रही। ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट इसमें है कि एक संस्थान है जो क्या है, UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। यह संस्थान जो है इसके द्वारा हर साल जो है एक मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें पर्यावरण में भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें रखी जाती हैं। पूरे विश्व के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं यहाँ पे हर एक देश से। तो इसका जो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है जिसमें सारे जो सदस्य देश हैं उनके जो हेड हैं, मतलब वहाँ से जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं और मीटिंग करते हैं। तो COP25 हुआ था। अभी एक कॉप हुआ है जो कि आप लोग अगर न्यूज में देखे हो, उसके बारे में सुने हो, तो अभी COP27 हुआ है जो कब हुआ है, नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो COP25 जो हुआ था वह हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ठीक है ना, मैड्रिड स्पेन में हुआ था यह COP25। और कब हुआ था यह, 2019 में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये बताया गया, इस जो COP25 हुआ था इसमें यह बताया गया कि जो पिछला दशक रहा है, पिछला दशक मतलब 2000 से लेकर के 2010 तक का जो समय है, इस दशक में जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वह कितना बढ़ गया है, 1.5%, 1.5% जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि देखी गई है पिछले दशक में। जबकि जबकि हम बात कर रहे हैं, इतने सालों से हम लोग पर्यावरण जलवायु परिवर्तन बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है। एक और रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशंस की एक और रिपोर्ट है। इसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। क्या नाम है, इमिशन गैप रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो 2019 में जारी की गई है ना, इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 जो है, इसमें कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटे, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमको क्या है, सामूहिक प्रयास करना होगा। हर एक देश को मिलजुल कर प्रयास करना होगा, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है किसी एक देश की नहीं है,
यह सारे देशों के ऊपर समस्या है। ठीक है, तो हमको सामूहिक प्रयास करना है, बस सामूहिक होने से नहीं होगा, सामूहिक के साथ ही हमको समयबद्ध भी होना पड़ेगा। समयबद्ध मतलब कि जो टारगेट है उनको हम समय से अचीव करें, तभी हमारा काम जो है चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो संस्था की बात किए थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह 2009 में 2009 में ये जो कॉप है, वह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मिले थे, वो कहाँ मिले थे? कोपेनहेगन में मिले थे, कोपेनहेगन। ठीक है ना, वहां पे जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई, तो वहां से ही प्रयास जो है तेजी से चल रहे थे। और 6 सालों के बाद जो है जो विश्व के प्रतिनिधि हैं, उनमें जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके प्रतिनिधि, उनमें सहमति बनी। और 6 साल बाद जो है, 6 साल बाद 2015 में एक एग्रीमेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, पेरिस समझौता कहते हैं, जो कि कब हुआ? 2015 में हुआ पेरिस समझौता। ठीक है, यह इसमें जो है उस समय पे, है ना, 188 देशों ने जो है साइन आदि किया, समझौते पे स्वीकृति। और इसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए, टारगेट, बहुत सारे लक्ष्य जो है बनाए गए हैं, लेकिन ये जो लक्ष्य हैं वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई देश अगर इन टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, है ना, मतलब बाध्यकारी नहीं है। यह स्वैच्छिक है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो देश हैं वो स्वैच्छिक योगदान दें। ऐसा योगदान दें, स्वैच्छिक योगदान दें, है ना। तो ये प्रावधान जो है पेरिस समझौते में, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ टारगेट क्या रखे गए थे? जैसे इसमें कहा गया है कि जो इस सदी के अंत तक, मतलब ये जो सदी समाप्त होगी 2100 तक, जो विश्व का तापमान है वह 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जो विश्व के तापमान में वृद्धि है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही हमको रखना है। और 1.5 डिग्री तक हमको प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री बढ़े। ठीक है ना, तो ये जो बातें की गई, हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में क्या प्रावधान किए गए हैं उसमें देखेंगे आगे। ठीक है, अब समस्या यह है कि पेरिस समझौते में ये कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। अब समस्या यह है यहाँ पे कि हमको कई लेवल पे कार्य करना होगा। एक तो हमको ग्रीन हाउस गैस जो है वर्तमान समय में उसका उत्सर्जन कम करना है। ठीक है, दूसरा, जो पहले से ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में है, जो पहले से ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में है, उसको हमको हटाना भी है, इलिमिनेट भी करना है। एक तो उत्सर्जन कम भी करना है और साथ ही में जो पहले से उपस्थित है उसको भी क्या करना है? इलिमिनेट करना है, इन्वायरमेंट से हटाना है। ठीक है, समस्या यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ज्यादातर उनमें ऐसी स्थिति है कि हम इसको तो मैनेज कर ले रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम नहीं भी हो रहा है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उससे ये बैलेंस हो जा रहा है। मतलब जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ दें अगर, तो बैलेंस कर लें। लेकिन जो पहले से उपस्थित है उसको हम जब तक नहीं हटाएंगे तो कोई भी इफेक्टिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले से जो उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, उसको हटाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, बेहतर टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, हमारा काम करने का मन हो। नहीं तो ये सब होने के बावजूद भी हमारे काम करने का मन नहीं है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम पहले से उपस्थित कार्बन को हटाने का या ग्रीन हाउस गैस को हटाने का तरीका नहीं खोजते हैं तो हमारे जो प्रयास हैं वो सारे ही क्या है? व्यर्थ है। ठीक है ना, इसी क्रम में जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया उसमें जो है 2019 में, नवंबर 2019 में जो है यूएसए जो है वो क्या हुआ?
क्विट कर दिया ट्रम्प के शासनकाल में, पेरिस एग्रीमेंट से जो है हटने का जो है उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, ठीक है ना। फिर आगे इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, ठीक है, उसका नाम है आईपीसीसी। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आईपीसीसी टॉपिक पे। तो जो ये इसका हिंदी में क्या है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल इंग्लिश में है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, जैसे इन्होंने 116 मॉडल बनाए हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए। तो उसमें से जो इनके 110 101 मॉडल हैं उनमें यह है कि हम जलवायु परिवर्तन से जो हम पेरिस समझौते में हमने कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक से कम ही तापमान में वृद्धि हो, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह तभी प्राप्त होगा जबकि हम जो पहले से ही कार्बन उपस्थित है वायुमंडल में उसको क्या करें, हटा न लें, ठीक है। नहीं तो जितना हम अभी के दर से जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2100 तक मतलब इस सदी के अंत तक का छोड़िए, उसके पहले ही जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, ग्रोथ मतलब वृद्धि हो जाएगा, जिस दर से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन अभी हो रहा है, ठीक है। तो हमको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को तो कम ही करना है, साथ ही में जो पहले से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है उसको भी क्या करना है, कम करने का प्रयास करना है, ठीक है। अब समस्या यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करना होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्च करना होगा, है ना। रिसर्च के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब फंड कौन देगा, फंड किसको देना पड़ेगा, फंड देंगे विकसित देश, क्योंकि विकसित देशों ने पहले ही अपने यहाँ पे विकास कर लिया है, और वह जो विकास उन्होंने किया है वो फॉसिल फ्यूल, है ना, जीवाश्म ईंधन के आधार पर ही किया है, जैसे कोल के आधार पर किया है, डीजल के आधार पर किया है, पेट्रोलियम के आधार पर किया है, जो भी उन्होंने किया है तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया है। तो उसकी भरपाई भी करनी होगी, तो इसीलिए फंड कौन देंगे, विकसित देश देंगे। और रिसर्च के द्वारा क्या डेवलप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। कैसी टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करे और साथ ही में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट भी करना है। और यह टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो ये टेक्नोलॉजी इसको ट्रांसफर करना होगा, विकासशील देशों को भी ट्रांसफर करना होगा, है ना, जैसे भारत है ना, जो विकासशील देश हैं उनको, और साथ ही में इनको फंड भी देना होगा, है ना। कि और जो टेक्नोलॉजी के यूज करने के लिए भी तो फंड चाहिए, है ना। तो ये सब जो है करना होगा विकसित देशों को, और विकासशील देशों को भी करना होगा, लेकिन उनके लिए समय है। क्यों, क्योंकि विकसित देश विकास कर चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि विकसित देश अब कह दे कि नहीं अब तुम भी फॉसिल फ्यूल्स यूज करना बंद कर दो एकदम से, क्योंकि अभी तो विकासशील देश अपने यहाँ पे पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पाए हैं, अपने यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए हैं, तो उनको नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, अल्टरनेट और क्या है, और क्या विकल्प है हमारे पास, हम क्या क्या कर सकते हैं। एक विकल्प यह है कि हम खूब सारे क्या करें, जंगल लगा दें, है ना। जंगल मतलब खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं। खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या जब बढ़ रही है तो स्थान तो उतना ही है पृथ्वी पर, है ना। आपको पता है कि 29% भाग पर ही स्थल है, बाकी 21% भाग पे क्या है, जल है ना। तो ऐसे में स्थल तो उतना ही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो आप पौधे कहाँ लगाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा पौधे आप कहाँ लगा सकते हैं, तो आपको जंगलों की जो पहले से ही वन है उनकी डेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनकी डेंसिटी मतलब कि मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा जंगल है, वन है, तो आप उसी में और ज्यादा पौधे लगाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी ना कि यहाँ पे और ज्यादा पौधे नहीं लगा सकते,
तो इसकी भी लिमिटेशन है, आप बहुत ज़्यादा जंगल भी नहीं लगा सकते, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा यह है इसमें साइंटिस्ट मतलब अल्टरनेटिव्स बता रहे हैं। जैसे दूसरा इसमें अल्टरनेटिव है कि अभी हम जो फसलों की बुवाई के लिए जो खेतों की जुताई आदि करते हैं, उसमें सतही जुताई ना करके गहरी जुताई किया जाए। गहरी जुताई करने का मतलब क्या है, गहरी जुताई करने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी मिट्टी के भीतर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पे इतनी है कि आप जब गहरी जुताई भी कर देंगे ना, तो जो खेती करने से जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, केवल वही जो ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा खेती, अगर आप खेतों की गहरी जुताई करते हैं, है ना। तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन है वो, उसके लिए ये ज्यादा लाभकारी नहीं है। यह केवल उतना होगा कि जो खेती करने से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होंगी वो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव है वह यह है कि हम एक पावर प्लांट बनाएं, एक पावर प्लांट लगाएं, और वो पावर प्लांट कैसा होगा, बायोमास, सॉरी, बायोमास बर्निंग, बायोमास बर्निंग प्लांट, बायोमास बर्निंग प्लांट लगाएं। और यह क्या करेगा, यह बायोमास जो बर्निंग प्लांट होगा, इसमें बायोमास जो है वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, ये सब हो गया, बायोमास कहलाता है। इसको आप क्या करेंगे, इकट्ठा करके यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ये प्लांट जो है उसको कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को स्टोर कर लेगा। ठीक है, एक तरीका यह है। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक और इसमें तरीका है कि केमिकल फिल्टर के द्वारा जो है, कोई केमिकल फिल्टर हम लोग बनाएं, और इस केमिकल फिल्टर के द्वारा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसको ये फिल्टर क्या करे, खींच ले, है ना, अवशोषित कर ले। और जब इसको अवशोषित करे तो वह जो हवा भी अवशोषित होगी साथ में, है ना। तो मतलब हवा और कार्बन, हवा जो है वो अवशोषित करे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होगी, और इसको किस में परिवर्तित कर दे, जल में परिवर्तित कर दे। तो इस जल में क्या घुला हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा। फिर इस जल को जो है ड्रिल करके जमीन में गहराई में क्या करे, छोड़ दे, जिससे कि वो मतलब पृथ्वी के भीतर ही क्या हो जाए, चट्टानों आदि में या इकट्ठा होता जाए। ठीक है। ये जो हम लोग नई नई चीजें, जैसे हमने बायोमास बर्निंग प्लांट के बारे में बात की, केमिकल फिल्टर के बारे में बात किया, है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, इनको यूज करना जो है महंगा है। तो विकसित देश तो आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि फिर एक पहल आदि की गई, एक पहल की गई है जिसका नाम है ग्रीन न्यू डील, ग्रीन न्यू डील। ठीक है, यह कब की गई, 2019 में ग्रीन न्यू डील की गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका जो उत्सर्जन है इसको क्या करना है, रोकना है, इसको समाप्त करना। ठीक है। और अगर इसके लक्ष्यों पे कार्य किया जाए अच्छे से तो ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाया जा सकता है। इस समझौते में भी यही कहा गया है, जैसे पेरिस समझौते में कहा गया था कि तापमान को, जो टेम्परेचर में वृद्धि है वो इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो। ठीक है। और इसमें जो है अमेरिका सम्मिलित है। ठीक है ना। अमेरिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका 15% केवल अमेरिका ही उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो वो जिम्मेदार है, और और यह जरूरी भी है कि वो इन सब लक्ष्यों को क्या करे, अच्छे से फॉलो करे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तकनीक खोजेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों को क्या किया जाए, कम किया जाए उत्सर्जन। इसमें समस्या यह है कि यहाँ पे जो विकसित देश हैं,
विकसित देश, जैसे विकसित देशों का नाम, विकसित देश जो हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए होगा, ये तो अपने खर्चे को क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आदि में, रिसर्च आदि में है, उसको प्रयोग कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है ना, विकासशील देश क्या करेंगे भाई, उनके पास तो पैसा भी नहीं है, और वो उनके पास तो अभी अपने यहाँ के लोगों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, तो उनके लिए बहुत ही समस्या है, ठीक है ना। और उनके लिए, और यह बाध्यकारी भी नहीं किया जा सकता है ना, विकासशील देशों के लिए बाध्यकारी भी चीजें नहीं की जा सकती, उनके लिए छूट दी जा सकती है कि वो कुछ समय तक जो है, ऐसा किया भी गया है कि वो कुछ समय तक जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोयला, पेट्रोलियम आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन न्यू डील में एक टारगेट बनाया गया है कि टारगेट यह है कि जो 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, उसको हमको क्या करना है, आधा करना है। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हमको आधा करना है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए है, उसको अगले 10 वर्ष में, ठीक है ना, 2019 से मतलब 2030 तक आते आते यूएसए को अपने यहाँ 100% इसका यूज करना होगा, 100% उसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे निर्भर करना होगा, उस जो कि इस समय पे जो है 20% है। इस समय पे यूएसए में 20% जो है टोटल, अगर उसके यहाँ 100% एनर्जी यूज है, तो उसमें से 20% कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कि कम से कम प्रदूषण करते हैं या बिल्कुल प्रदूषण नहीं करते, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है ना, ये सब। और तो अभी 20% है, इसको बढ़ा के 100% करना है, कब तक, 2030 तक, किसको, यूएसए को, ठीक है ना। अब आगे जो है हम लोग कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बात करेंगे कि वैज्ञानिक क्या क्या कार्य कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो नई नई टेक्नोलॉजियों के विकास के लिए वैज्ञानिक हमेशा से ही कार्य करते रहे हैं, जो कि समाज के लिए लाभदायक रहा हो। तो इसी दिशा में जो है पहला जो है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह है कि जैसे एक है टेक्सास सिटी है, टेक्सास, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, राइस यूनिवर्सिटी, राइस नाम है इसका, राइस यूनिवर्सिटी, ठीक है। टेक्सास सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, राइस, ठीक है ना। उसने 2019 में एक खोज की, है ना, एक खोज की जिसमें कि उन्होंने क्या तैयार किया, इन्होंने एक रिएक्टर तैयार किया, ठीक है ना, कैटालिटिक रिएक्टर उन्होंने कहा इसको। और इस रिएक्टर द्वारा क्या किया जाता था, सीधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसको फार्मिक एसिड में चेंज कर दिया जाता था, फार्मिक एसिड में, ठीक है। और इस फार्मिक एसिड का फिर आगे प्रयोग किसमें किया जा रहा था, ईंधन बनाने में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो कैटालिटिक रिएक्टर है वो एब्जॉर्ब करके उससे क्या बना दे रहा था, फार्मिक एसिड, और उसी फार्मिक एसिड से आप ईंधन भी बना सकते हैं, जिसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक रिसर्च है ना, एक खोज है, का प्रयोग किया जा सकता है। अब यही है कि ये महंगा होगा तो विकासशील देश यूज कर पाएंगे, विकसित देश यूज कर पाएंगे। दूसरा जो है इसमें एग्जाम्पल में, जैसे एक आइसलैंड कंट्री है, आप जानते होंगे, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड ने एक प्रोजेक्ट चलाया, और वह प्रोजेक्ट क्या है, 2016 में उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया, वो प्रोजेक्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है, और इसका नाम जो है वो है कार्बन फिक्स, कार्बन फिक्स नाम है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। कार्बन फिक्स प्रोजेक्ट कौन चलाया, आइसलैंड, 2016 में। और यह प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहाँ पे यह चलाया जा रहा है, ठीक है, तो कोई
मशीन बनाई गई है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो जो आस-पास के कोयला से चलित जो प्लांट हैं, कोयला से बिजली बनाया जा रहा है, वहाँ से जो कोयला आप देखते होंगे चिमनियों से बहुत सारा धुआँ लगातार निकलता रहता है। ठीक है? तो अगर इस मशीन को इन प्लांट के आस-पास इंस्टॉल कर दिया जाए, तो ये मशीन जो होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी या ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनको क्या करेगी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करेगी और उसको पानी में चेंज कर देगी, क्योंकि हवा भी होगा उसमें गैस के साथ, और हवा में H2 नमी आदि होती है, तो उसको जब पानी में चेंज करेंगे तो उसमें ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या होती हैं घुली हुई होती हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे उसको ज़मीन में जो है उसको ज़मीन में क्या करेंगे ड्रिल करके इस मटेरियल को ज़मीन के भीतर क्या करेंगे डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रयास है, जो तीसरा प्रयास है, जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं उसमें जो डेनमार्क है, ठीक है ना, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो जो कोपेनहेगन है उसने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह 2025 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त शहर बनने वाला है ना, कार्बन इमिशन फ्री। इसका क्या मतलब है कि कोपेनहेगन से ये जो सिटी है वहां से कोई भी कार्बन का इमिशन नहीं होगा 2025 तक। ये प्रयास कर रहे हैं, अभी हो नहीं गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे जो है विंड टरबाइन है ना, विंड एनर्जी के लिए विंड टरबाइन स्थापित किया है, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल लगाया है ना, उसके द्वारा ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है तैयार कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए वो जो है यातायात के लिए ज़्यादातर पैदल, साइकिल और सार्वजनिक जो वाहन है, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सड़कों पे आप देखते हैं फोर व्हीलर गाड़ी है, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, बाकी जो है इमिशन वो उतना ही कर रहा है अगर वो उसमें 6 लोग को भी बैठाया रहेगा या अकेला भी बैठा रहेगा। इमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस का इमिशन तो उतना ही होना है, चाहे 6 लोग हों चाहे 1 लोग हों, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन बस है, अगर वही व्यक्ति बस में बैठ के जाए, सार्वजनिक परिवहन का यूज करे, तो उतने ही इमिशन में ज़्यादा लोग जाएंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पर्सनल वाहन का कम से कम प्रयोग करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें भी थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो बायोगैस है उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट चलाया गया, लेकिन यही है कि प्रोजेक्ट या योजनाएं बनाना बहुत आसान है, उनको इम्प्लीमेंट सही से हो पाए वह बहुत ही कठिन टास्क होता है, और वह पूरा हो जाता है तो लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इन्होंने जो है कोपेनहेगन ने पहले से ही देखिए 2005 से लेकर ही ये सक्रिय हैं, और 2005 से 2018 तक इन्होंने, ठीक है, इस शहर का जो है वो अब जो है 42% जो है 42% जो है कार्बन उत्सर्जन क्या कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। 42% इन्होंने कम कर लिया है पहले की तुलना में, ठीक है। मतलब अब 42% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करने लगे। तो ऐसे ही अन्य शहरों को भी, अन्य देशों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग लोगों द्वारा जो है कुछ आंदोलन किए गए हैं, है ना, सरकारों के सामने जो है अपनी बातें रखी गई हैं, क्योंकि सरकारें जो हैं अपने में ही मस्त रहते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है भाई कि कोई समस्या भी है उसके लिए बात करो, है ना। तो लोगों ने बहुत सारे लोग अवेयर भी हो रहे हैं, क्योंकि समस्याएं जो है होंगी तो लोग ही परेशान होंगे ज़्यादा। पैसे वाले लोग हैं तो वो तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, जो गरीब इंसान है वो कैसे मैनेज करे। तो विश्व समुदाय में और पर्यावरण को लेकर वैसे भी लोग अब ज़्यादा बात करने लगे हैं। तो नीदरलैंड में क्या हुआ, जो 2019 में मार्च मार्च 2019 में नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड
वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, लगभग 40,000 लोग, 40,000 लोग क्या किया, मार्च किया। रैली करते हैं ना, मार्च। और वो किस लिए किए, जलवायु परिवर्तन के लिए, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप उसके विरुद्ध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। फिर उसी के जस्ट बाद, जो ये लगभग 11 मार्च को घटना हुई थी, फिर 15 मार्च को 2019 में ही, 15 मार्च 2019 को 100 देश के जो स्टूडेंट्स, वो भी क्या किया, प्रदर्शन किए। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार केवल टारगेट बना रही है, उसके लिए काम नहीं कर रही है। टारगेट तो आप अच्छे अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उसको आप जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 16 मार्च को क्या हुआ, 16 मार्च को जो है फ्रांस के, और बहुत सारे लोगों ने फ्रांस के कई सारे शहरों, और जो राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और कई सिटीज में, कई शहरों के लोगों ने मिल करके क्या किया, मार्च किया, है ना। और पेरिस जलवायु समझौते, जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, क्योंकि ये यहीं पे साइन हुआ था, तो पेरिस जो एग्रीमेंट है, उसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको अ, उसके लिए ही लगभग 45,000 लोगों ने मार्च किया, कि भाई जागो, कब अब काम करोगे। और उसी को कहा जाता है मार्च ऑफ द सेंचुरी। क्या कहते हैं, मार्च ऑफ द सेंचुरी, मार्च ऑफ सेंचुरी। ठीक है। तो ये सब जो लोग हैं, इसके बाद जो है, आपको पता होगा, एक नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, है ना। एक छात्रा है, स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, ग्रेटा थुनबर्ग, है ना। न्यूज में अगर आप देखना हो तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इन्होंने जो है 23 सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस में अपना स्पीच दिया है ना, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली ही होती है ना, नेचुरली वो होगी। लेकिन समस्या ये है कि हमारे द्वारा जो कार्य है, ह्यूमन इंटरफियरेंस के कारण जो जलवायु परिवर्तन होने की गति है वह बढ़ जाती है। इसी कारण समस्या है ना। जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने में, मान लीजिए अगर नेचुरली घटना होती, पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने में, मान लीजिए 500 से, एज्यूम कर लीजिए 500 से 1,000 साल लगता, लेकिन यही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने में ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण 100 साल लगेगा, 200 साल लगेगा। तो वो गति जो है बढ़ गई ना, इसीलिए जो है ये समस्या है हमारी। ठीक है। तो इसके बाद अब आगे कल बात करेंगे, हाँ, अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत सारी डेटा है जिसको आपको आंसर्स में यूज करना है, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है। थैंक यू।